अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है। मैं गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि मैदे और जिगर और बड़ी आंत का माहिर। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है इस काम के लिए, उसका आगाज़ मैं एक लाइन से करूँगा, जो कि है, जिसका हाजमा ठीक है सेहतमंद वही है। हाजमा ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा एक इशारा देता है। हस्पताल में जब मरीज़ दाखिल होते हैं अमूमी तौर पे बीमारी के बाद, और जब हम राउंड करने जाते हैं, पेशेंट को देखने जाते हैं किसी बड़े ऑपरेशन के बाद, तो सबसे पहला जो सवाल है वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें भूख लगना शुरू हो गई है कि नहीं। मैदा, आंत या पेट के मसाइल जब तंदुरुस्ती, बीमारी से तंदुरुस्ती की तरफ आते हैं, तो मरीज़ को जो पहली बेहतरी हमें नज़र आती है वो ये है कि पेशेंट को भूख लगना शुरू हो जाती है। यानी कि हाजमा डायरेक्टली आपकी सेहत के बारे में बता रहा होता है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो इसका मतलब है सेहत के मसाइल से वो दोचार है। इसमें भूख ना लगने की वजूहात में या पेट की बीमारी में जो सबसे अहम चीज़ है, जो मोस्ट कॉमन है, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो सबसे बड़ी अलामात के बारे में हमें बताते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, और उसमें भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, दायमी कब्ज़ जो लंबा अरसा चल रही होती है। ये थोड़ा सा लोग इसके बारे में हिचकिचाहट का शिकार हैं और डिस्कस करने से गुरेज करते हैं। इसलिए हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि कॉन्स्टिपेशन है क्या, कॉन्स्टिपेशन की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, और कब ये ख़तरनाक सूरत हाल का सबब बन सकती है। अमूमी तौर पे जो गट की मूवमेंट है, जो मोशन आने की मिकदार है, वो 3 का एक रूल हम यूज़ करते हैं। यानी अगर दिन में 3 दफ़ा मोशन आ जाए या हफ्ते में 3 दफ़ा आ जाए, एक दिन छोड़ के एक दिन, ये दोनों नॉर्मल है। हर इंसान की जो आंत की हरकत है, आंत की मूवमेंट है, वो डिफरेंट है। कुछ लोगों के दिन में 3 दफ़ा मोशन आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल है, और कुछ लोगों को हफ्ते में 3 दफ़ा आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल है। इन दोनों में एबनॉर्मेलिटी नहीं है। और फिर कब्ज़ क्या चीज़ है? कब्ज़ से मुराद है कि आपका जो नॉर्मल साइकिल था वो डिस्टर्ब हो जाए। अगर आपको पहले रोज़ाना 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आ रहे थे, वो 2 दिन बाद आना शुरू हो जाए, या मोशन सख्त हो जाए, पखाना सख्त हो जाए। और तीसरी चीज़, कंप्लीटली आपकी पेट खाली ना हो। अगर आपका पेट पूरा खाली नहीं हो रहा, पखाना सख्त आ रहा है, या उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो इसे हम कब्ज़ कहेंगे। और कब्ज़ होने का मतलब है कि बीमारियों का स्टार्ट होना शुरू हो गया। कब्ज़ के फ़िज़िकल यानी कि जिस्मानी और ज़हनी दोनों असरात हैं। इसलिए कब्ज़ को शुरू में ही अगर ट्रीट कर लिया जाए तो बेहतरी के चांसेस काफ़ी हैं। अच्छा, सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि कब्ज़ होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तान, इंडिया, जो देसी हमारे ममालिक हैं, उनकी खुराक में फ़ाइबर्स कम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह इस टाइम जो हम फेस कर रहे हैं कब्ज़ की, जो कि 90% लोगों में है, वो है लाइफस्टाइल की ख़राबी। लाइफस्टाइल की ख़राबी अब क्या है, उसमें 3 मोटी मोटी चीज़ें, फाइबर्स कम हो गए हैं, पानी कम हो गया, और साथ एक्सरसाइज कम हो गई है। फाइबर्स कितने लेने चाहिए इसका हम जिक्र करेंगे, पानी कितना लेना चाहिए हम उसका जिक्र करेंगे, और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है उसका भी हम आगे जाकर जिक्र करेंगे। लेकिन कुछ फ़ीसद मरीज़ ऐसे हैं जिसमें 5 से 7% परसेंटेज ज़्यादातर लोगों की ऐसी होती है जिनमें दूसरे मामलात की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। और एज ए डॉक्टर, एज ए मालिज, आपका काम यह है कि उन मरीज़ों को बिल्कुल मिस ना किया जाए। थायराइड का इशू एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कब्ज़ हो सकती है। शुगर के मरीज़ों में कब्ज़ हो सकती है। कुछ अद्वियात ऐसी हैं ब्लड प्रेशर की और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिससे कब्ज़ हो सकती है। यानी कि शुगर, थायराइड और कुछ अद्वियात, उनसे कब्ज़ का मसला बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत कम लोगों में लेकिन कब्ज़ की वजह आंत का कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए कब्ज़ का इलाज और उसकी तशख़ीस बड़ी ज़रूरी है। और अगर
कब्ज़ ठीक नहीं हो रही लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, ज़िंदगी में तब्दीली करने से अगर कब्ज़ ठीक नहीं हो रही तो उसकी वजह को जानना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह कैंसर भी हो सकती है। अगली बात ये है कि कब हमें पता लगेगा कि ये कब्ज़ ख़तरनाक हो गई है कि नहीं। जैसे कि हमने ज़िक्र किया कि कब्ज़ की वजह कैंसर भी हो सकती है, तो ये कैसे पता लगेगा कि कब्ज़ की वजह सिर्फ हमारी ज़िंदगी में तब्दीली वाले मामलात से सही होनी है या इसका आगे इलाज करना है। उसके लिए मोटी मोटी जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। इसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, जो ख़तरात हैं। अगर उनमें से कोई चीज़ आ जाती है तो ये कब्ज़ नॉर्मल वाली कब्ज़ नहीं है, फिर ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अगर कब्ज़ के साथ वज़न कम हो रहा है, अगर कब्ज़ के साथ ब्लीडिंग हो रही है और 50 की उम्र के बाद कब्ज़ हो गई है, तो फिर ये कब्ज़ ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ, अगर 50 साल की उम्र तक कब्ज़ नहीं थी और उसके बाद स्टार्ट हुई है, अगर मोशन के साथ खून आना शुरू हो गया, नंबर 3 वज़न कम हो रहा है, तो इस कब्ज़ को लाजमी हमें मालिश से मशवरा करके उसकी तशख़ीस प्रॉपर करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, कब्ज़ एक अलामत है, ये बीमारी नहीं है। कब्ज़ का मतलब है पखाने का सख्त हो जाना, लेट लेट आना और पूरा खाली ना होना, ये एक अलामत है। और इसकी वजह, जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है, वो इसकी बीमारी है। जैसे हाइपोथायराइड एक बीमारी है जो कब्ज़ करती है, जैसे शुगर एक बीमारी है जो कब्ज़ कर सकती है, जैसे आंत का कैंसर एक बीमारी है जो कब्ज़ कर सकती है, इसी तरह अद्वियात का इस्तेमाल है जो कब्ज़ कर सकती हैं। तो इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि आपने रेड फ्लैग्स को हमेशा ज़हन में रखना है। अगर कब्ज़ के साथ ये आ रहे हैं तो इसकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है और उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कब्ज़ के जिस्म पे असरात क्यों हम इसके बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं और इसको इतना खोल खोल के इसके बारे में बात कर रहे हैं। कब्ज़ के जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों मसाइल हैं। बहुत से मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कब्ज़ की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और जिस दिन उन्हें पखाना ना आए उनका सारा दिन एंजाइटी में गुजरता है। अमूमी तौर पे आपने भी देखा होगा, स्टूल पास करने के बाद सुबह के टाइम जब स्टूल पास करते हैं एक सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है, क्योंकि एक नॉर्मल तरीक़ाकार है। तो इसलिए जिस्मानी मसाइल में जो मसले सर फ़हरिस्त हैं उनमें पेट दर्द, पेट का फूलना, भूख का कम लगना, और भूख कम लगने की वजह से हर टाइम अफारा अफारा सा महसूस होना, और सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं कुछ पेशेंट। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ऑफिस में काम नहीं हो रहा, घर में काम नहीं हो रहा, घर आए हैं तो चिड़चिड़ापन है, पेट फूला हुआ है और एनर्जी लेवल्स बड़े लो हैं। एनर्जी लेवल्स जब लो होंगे, एक्सरसाइज कम होगी, एक्सरसाइज कम होगी तो कब्ज़ और बढ़ जाएगी। तो ये सारे इसके जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल को काबू रखने के लिए ज़रूरी है कि कब्ज़ जब जैसे ही स्टार्ट हो उसका इलाज शुरू कर दिया जाए, और जैसे जैसे इसकी तरफ बेहतरी आए तो उस वैसे वैसे लाइफस्टाइल जो चेंज किया था उसको और इंटेंसिफाई कर लिया जाए। अब इसके बाद जो सबसे अहम हिस्सा है जो अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कब्ज़ का इलाज क्या है। 100 में से 30 लोग या 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें कब्ज़ का सामना करना पड़ता है। अब उन 30% में से 90% ऐसे हैं जो सिर्फ लाइफस्टाइल सही करने से ठीक हो सकते हैं। और लाइफस्टाइल में जो सबसे बड़ा मसला इस टाइम मैं देख रहा हूँ मरीज़ों में, वो शिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम इंडियन टॉयलेट टू कमोड के ऊपर जो शिफ्टिंग हो रही है उसके बड़े मसाइल हैं। क्योंकि कमोड के ऊपर जो एंगल है जिसके ज़रिए एवैक्यूएशन की जाती है वो चेंज हो जाता है। उसके लिए एक टोटका जो सबसे अहम है वो ये है कि एक छोटा स्टूल रख लिया जाए पाँव के नीचे जब आप स्टूल पास करें। अगर आप इंडियन सीट यूज़ करने की आपको आदत है और कमोड पे स्टूल पास नहीं होता तो पाँव के नीचे एक स्टूल रख लें, उससे एंगल बेहतर हो जाता है।
اور باقی دن میں 32 گرام فائبر لینا چاہیے. 32 گرام اب فائبر کیسے پورا کیا جائے؟ اگر 2 بڑے چمچ یہ سب گول کے لے لیں گے تو 10 گرام فائبر ہے. اسی طرح 1 چمچ چیا سیڈ کا لے لیں یا تخم لنگا لے لیں، وہ 5 گرام فائبر آپ کو مل جائے گا. ایک سیب میں 5 گرام فائبر ہے. اسی طرح سبزیاں فروٹ استعمال کریں. فل فائبر والی روٹی استعمال کریں، یعنی کہ انچنے آٹے کی روٹی استعمال کریں، چوکر والا آٹا استعمال کریں. اور اپنی جو خوراک ہے اس میں فائبرز کا استعمال زیادہ کریں. یہ ایک ایسی موڈیفیکیشن ہے لائف سٹائل میں جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے. فائبر اگر 32 گرام سے زیادہ ہو، 8 گلاس سے زیادہ پانی استعمال کریں اور 45 منٹ سے زیادہ ورزش کر لیں تو ہر قسم کی قبض 90% لوگوں میں ختم ہو جائے گی صرف ان 3 چیزوں کے ساتھ: 32 گرام فائبر، 8 گلاس پانی اور 45 منٹ ورزش. اگر بہت زیادہ انٹینس ایکسرسائز کی جائے تو کچھ لوگوں میں قبض بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس دوران پانی کا استعمال آپ اس طرح نہیں کر پاتے جتنا کرنا چاہیے. بہت زیادہ ایکسرسائز کی، ڈی ہائیڈریشن ہوئی، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جسم میں پانی کم ہو گیا، آنت نے پانی زیادہ جذب کر لیا اور پخانا سخت ہو گیا اور قبض ہو گئی. تو انٹینس ایکسرسائز کے بعد آپ کو پانی کی مقدار زیادہ کرنی پڑے گی، اور نارملی 8 سے 10 گلاس اگر پانی لے لیں گے تو آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کر لے گا. اور گھر میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے قبض صحیح ہو سکتی ہے؟ زیتون کے تیل کے 2 چمچ پی لیں. اس کے علاوہ انجیر کھا لیں، ان سے آپ کو فائبر انٹیک زیادہ ہوگا. فائبر جسم میں زیادہ جائے گا، اسٹول کا بلک بنے گا اور آسانی سے پاس بھی ہوگا اور اندر سے جراثیم اور زہریلے مادے بھی نکال دے گا. اگر ان چیزوں سے قبض ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں. دواؤں میں سب سے جو بہتر دوائی ہے وہ یہ ہے جو گٹ کی، جو آنت کی حرکت کو تھوڑی تیز کر دیتی ہے، اس سے قبض بہتر ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ کو دوبارہ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ خطرات والے کوئی نشانات آپ کو مل رہے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں، جیسے وزن کا کم ہونا، جیسے پخانے میں خون کا آنا، جیسے ایک دم سے قبض کا شروع ہونا، سردی یا گرمی کا زیادہ لگنا، شوگر کا ان کنٹرول ہو جانا، یا کچھ نئی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں پہلے اس وجہ کو ٹریٹ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ لائف سٹائل والی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا پڑے گا، پھر صحت صحیح ہوگی. اس کے علاوہ وہ والے لوگ جو بہت زیادہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، آفس ورکرز، ان میں قبض ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی 2 ہی وجوہات ہیں کہ ایکسرسائز کم ہے اور فائبر کا انٹیک پورا نہیں ہے. اگر فائبر انٹیک آپ پورا کر لیں، 32 کی بجائے 35-40 گرام کر لیں، اور جو ایکسرسائز ہے اسے تھوڑی مقدار میں بھی کر لیں تو قبض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک کوسچن عمومی طور پہ پوچھا جا سکتا ہے، جو کیلا ہے، کیلا قبض زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یس، کیلے میں فائبرز ہیں. جو سبز رنگ کا کیلا ہے، جو پکا ہوا پراپر نہیں ہے، وہ قبض ٹھیک نہیں کرتا. لیکن جو ہم عمومی طور پہ جو ہماری پاپولیشن استعمال کرتی ہے، پیلے رنگ کا کیلا جو پکا ہوا ہوتا ہے، جو میٹھا ہوتا ہے، اس میں فائبرز ہیں جو قبض کے لیے بہتر ہیں. اگر آپ زیادہ مقدار میں کیلے کھائیں اور ساتھ پانی کا بھی استعمال کر لیں تو قبض بہتر ہونے کے کافی حد تک چانسز ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس میں کچھ اور باتیں پوچھی جاتی ہیں قبض کے دوران، وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر روزانہ کے 3 سٹول بھی پاس ہو رہے ہیں وہ بھی نارمل ہے. اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن، ہر کسی کی ایک اپنی فریکوینسی ہے. اب پیٹ کا ایک سائیکل ہے، پیٹ کا ایک کلاک ہے. اگر پیٹ کا کلاک ایک دن کے بعد ایک دن سٹول پاس کرنے کا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور پیٹ کا کلاک اگر روزانہ کے 3 سٹول والا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، پخانا سخت نہ ہو، پخانا پورا خالی ہو جائے اور ساتھ بلیڈنگ وغیرہ نہ ہو رہا ہو. تو یہ ابھی میں ان سب چیزوں کو سمرائز کرنا چاہوں گا آپ کے لیے. قبض سے مراد یہ ہے پخانے کا سخت ہو جانا، قبض سے مراد یہ ہے کہ پخانے کا پوری طرح باہر نہ آنا، اور ساتھ اس کے کوئی ریڈ فلیگز کا آ جانا. تو یہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ تھی. اس میں آپ کو کوئی کوسچن ہو تو نیچے ضرور لکھیں،
اور اس میں کوئی اگر آپ کومنٹس دینا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. تھینک یو سو مچ.